नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फील्ड 360 पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ बूस्टिंग सीरीज फॉर क्लास 9th का नया चैप्टर स्टेटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। यह चैप्टर हमें सिखाएगा कि डाटा यानी आंकड़ों से कैसे जानकारी निकाली जाती है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस और उसके बाद सीखेंगे दंड आलेख, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, इन सब का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर्स की दुनिया का ये मजेदार सफर स्टडी फील्ड 360 के साथ। सबसे पहली वाली डेफिनेशन है बेटा सांख्यिकी की। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें डाटा को इकट्ठा, व्यवस्थित, प्रस्तुत, विश्लेषण और व्याख्या किया जाता है। तो चलिए इन सब चीजों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 40 बच्चों का, जिनसे पूछा गया कि वो पिछले हफ्ते रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है बेटा, कुछ बच्चों 1 घंटे का बता रहे, कुछ बता रहे 2 घंटे का, उनमें से कुछ 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे ही सभी 40 के 40 बच्चों ने अपना अपना डाटा बता दिया कि वो कितने कितने घंटे घर पर पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इस एग्जाम्पल का प्रयोग हम सभी नीचे वाले एग्जाम्पल्स में करेंगे। अभी स्टार्ट कर देते हैं बेसिक डेफिनेशन। नंबर 1 हमारे पास है बेटा डाटा। किसी वस्तु या घटना से संबंधित जानकारी को अंकों के रूप में लिखना डाटा कहलाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर 40 छात्रों का ये एग्जाम्पल लिया था, जिसमें बोला गया था कि तुमने पिछले हफ्ते में कितनी कितने घंटे पढ़ाई करी थी। इन सभी चीजों को हमने नंबर्स में यहाँ पर अरेंज कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, डाटा बोलेंगे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रेक्षण। प्रेक्षण क्या होता है बेटा, डाटा का प्रत्येक मान प्रेक्षण कहलाता है। यहाँ पर ये 1 है, 2 है, मतलब बच्चों ने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जो पढ़ाई करी है, वो सारे के सारे मान, एक एक मान को भी हम प्रेक्षण बोलेंगे। इसके बाद है बेटा हमारे पास में बारंबारता। तो बारंबारता क्या होती है, किसी प्रेक्षण के आने की संख्या को बारंबारता कहा जाता है। कि कोई प्रेक्षण, कोई मान कितनी बार आ रहा है उसको बारंबारता कहेंगे। जैसे यहाँ पर ऊपर देखें, यहाँ पर 1 हमें 1 ही बार दिखाई दे रहा है, और 2 हमारे पास में बेटा 2 बार दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पर 4 बार दिखाई दे रहा है, और 4 2 बार है, 5 3 बार दिखाई दे रहा है। इसी को कहते हैं कि कोई आंकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको बारंबारता कहते हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है, जब आंकड़ों को समूह में बांटा जाता है तो हर समूह को वर्ग अंतराल कहा जाता है। वर्ग क्या होंगे बेटा, 0 से लेकर 1, जिन बच्चों ने 0 से लेकर 1 घंटे की पढ़ाई करी है वो सभी डाटा यहाँ पर आ जाएगा। 0 से लेकर 1 के बीच में कितने बच्चे थे, केवल 1 ही था। 1 से लेकर 2 के बीच में कितने बच्चे थे बेटा, 2 बच्चे थे। और 2 से लेकर 3, यहाँ पर 4 बच्चे थे। 3 से लेकर 4 के बीच में बेटा यहाँ पर हमारे पास 2 थे, और 3 से 5 में भी हमारे पास में 3 डाटा शो हो रहा था। ये सारा डाटा इस प्रकार दिखाया जा सकता है समूहों में अरेंज करके। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास है वर्ग चिन्ह। तो यहाँ वर्ग चिन्ह क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। तो मध्य बिंदु निकाला कैसे जाता है बेटा, जो वर्ग चिन्ह होता है वो मध्य बिंदु होता है, ये तो पता चल गया। लेकिन एग्जाम में आ जाता है कि जो हमारे पास में यहाँ पर आप लोगों को ये वर्ग दे रखा है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 1, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। तो इन दोनों का मध्य बिंदु कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, जो नीचे वाली वैल्यू है प्लस ऊपर वाली वैल्यू, उन दोनों को 2 से भाग कर देना है जोड़ने के बाद में। ठीक है, ये कहलाता है वर्ग चिन्ह। जैसे हम इसी का निकालें 0 से 1 का, तो
0 + 1 हमारे पास में बेटा ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास में वर्ग चिन्ह हो गया 0 से 1 का। ऐसे ही 1 से 2 का कैलकुलेट करूंगा तो बेटा हमारे पास हो जाएगा 3/2। यहाँ हो जाएगा 1.5 भी कह सकते हैं, 1.5 कहेंगे। और ऐसे ही इनका निकालूंगा तो 5/2 हो जाएगा, इनका 7/2। ऐसे ही इसका निकालूंगा तो ये हमारे पास बेटा 9/2 हो जाएगा। सभी का वर्ग चिन्ह इजीली आप लोग निकाल सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। यहाँ पर कुछ नोट है बेटा। वर्ग चिन्ह का प्रयोग बहुभुज बारंबारता में करते हैं। जब हम बहुभुज बारंबारता बनाएंगे तब हम मध्य बिंदु यानी कि वर्ग चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बात आ गई समझ में? अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तब आप लोगों को बताएंगे कि ये कैसे यूज करना है। यहाँ से इंपोर्टेंट फैक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। सतत वर्ग, ये सतत वर्ग क्या होता है? ऐसा वर्ग जहां एक वर्ग की ऊपरी सीमा, कौन सी सीमा बेटा? ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे हम? कंटिन्यूअस क्लास यानी कि सतत वर्ग कहेंगे। इंग्लिश में उसे कंटिन्यूअस क्लास बोला जाता है और हिंदी में सतत वर्ग बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हो 10 से लेकर 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पर देखो बेटा, इसकी अपर क्लास नेक्स्ट वाले की लोअर के बराबर है, इसकी अपर क्लास नेक्स्ट वाले की लोअर के बराबर है, ऐसे ही इस वाले की अपर क्लास नेक्स्ट वाले की लोअर के बराबर है। तो ये हमारे पास में एक कैसा डाटा है बेटा? कंटिन्यूअस डाटा है। यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में जाने तो इसको ये है अपर लिमिट ऑफ क्लास बराबर लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होनी चाहिए अभी जो प्रेजेंट क्लास है उसकी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास में एक नोट है। इस नोट का प्रयोग जैसे मैंने अभी इसमें बताया ऊपर वाले में कि वर्ग चिन्ह का प्रयोग बहुभुज बारंबारता में करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर नोट है बेटा सतत वर्ग का जो कंटिन्यूअस क्लास है इसका प्रयोग हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र में किया जाता है। जैसे हमारे पास में अब ये अगर कंटिन्यूअस क्लास होगी तो आयत चित्र में यूज कर लेंगे। अगर हमारे पास में डाटा इस प्रकार से दे रखा हो 0 से 19, 19 से नहीं दे रखा बेटा, यहाँ पर गैप दे दिया है 20 से 29 एंड 30 से 39। तो यहाँ पर देखो इसकी लोअर क्लास और इसकी अपर क्लास अगले वाले की क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इनको कौन सी वर्ग अंतराल बोलेंगे? असतत वर्ग अंतराल यानी कि डिसकंटिन्यूअस क्लास बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास में डिसकंटिन्यूअस क्लास है। अब हम पढ़ लेते हैं जो डेफिनेशंस है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहली हमारे पास है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ होता क्या है बेटा? बार ग्राफ एक ऐसा चित्र होता है जिसमें सांख्यिकी आंकड़ों को समान चौड़ाई के लंबवत या फिर क्षैतिज, या तो ऐसे खड़े हुए बेटा या फिर ऐसे लेटे हुए दंडों की मदद से दर्शाया जाता है। प्रत्येक दंड की ऊंचाई, जो दंड की ऊंचाई होगी वो सांख्यिकी मान के अनुपात में होती है, मतलब उसके अनुपात पर निर्भर करती है कि हमारे पास में उसका मान क्या दे रखा है। जितना मान दे के रखेंगे उतनी ही हाइट बन जाएगी। अगर खड़ा बनाना है तो हाइट देखी जाएगी और लेटा बनाना है तो ऐसे इसकी लेंथ देखी जाएगी कितनी चौड़ी बन जाएगी। ठीक है। इस ग्राफ में दंडों के बीच में थोड़ी सी जगह होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, जब हम बार ग्राफ बनाते हैं सबसे पहली बात तो है या तो वो जो ग्राफ होंगे वो खड़े होंगे या फिर लेटे हुए होंगे। ठीक है। उनकी ऊंचाई उनके सामने जो मान दे के रखा होगा उन अनुपातों पर निर्भर करेगी। फिर इन दंडों के बीच में थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है, एक फिक्स अमाउंट में जगह छोड़ते हुए बनाएंगे। अब नोट क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जैसे अभी हमने ऊपर दो नोट पढ़ चुके हैं। वर्ग अंतराल, यहाँ पर जो वर्ग चिन्ह है इसका प्रयोग बहुभुज बारंबारता बहुभुज में किया जाता है और कंटिन्यूअस क्लास का प्रयोग हम करते हैं आयत चित्र के अंदर
और बार ग्राफ कब बनाया जाता है ये भी यहाँ पर नोट करके मैंने बताया हुआ है। ये तीनों चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर और तीनों को ही मैंने बता दिया है। क्या है हमारे पास में नोट, जब डाटा वर्ग अंतराल में न होकर, अभी ऊपर वाले जो दोनों भी ग्राफ बनाने थे ना, हमारे पास में आयत चित्र हुआ या फिर बारंबारता बहुभुज हुआ, दोनों के लिए वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ती है और वो भी कंटिन्यूअस वर्ग अंतराल की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो डाटा है वर्ग अंतराल में न होकर अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग डाटा होता है, यानी कि डिस्क्रीट डाटा होता है, तब हम यूज करेंगे बार ग्राफ का, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा आयत चित्र की। आयत चित्र क्या होता है, आयत चित्र में डंडियों के बीच में जगह नहीं होती। अभी हमने बेटा ऊपर पढ़ा, जो बार ग्राफ है हमारे पास में, दंड आलेख है, उनके जो दंड आलेख हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। यही अंतर है दोनों में, बार ग्राफ में और आयत चित्र में। इसके दंडों में कोई भी जगह नहीं होती। इसका प्रयोग सतत वर्ग अंतराल डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है। अभी ऊपर भी बता दिया था नोट करके, जब डेटा सतत होगा तो हम आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। वहीं साथ के साथ हम बेटा बारंबारता बहुभुज का प्रयोग भी कर लेते हैं जब सतत डाटा दे के रखा हो। बारंबारता बहुभुज क्या है बेटा, यह आयत चित्र के शीर्षों के, जब हम आयत चित्र ड्रॉ कर देंगे तो उसके शीर्षों के वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़कर बनाया जाता है। यहाँ पर अभी मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी के अंदर वर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब कैसे करेंगे, ये डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को समझा दिए। जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये कैसे होने वाला है, ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 12.1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक संगठन ने पूरे देश में 15 से 44, जो डाटा है वो वर्षों में दे रखा है, कि आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने पर किया था। सर्वेक्षण से निम्नलिखित डाटा परसेंटेज में प्राप्त हुआ, कि कौन सी बीमारी कितनी परसेंटेज थी और किस बीमारी से कितनी मृत्यु हुई थी। ये सारी चीजें पता लगाया और ये डाटा क्या दे रखा है बेटा, नंबर यहाँ पर हमें 6 डाटा दे रखे हैं। कारण मतलब कौन सी बीमारी थी, जनन स्वास्थ्य अवस्था, जो कि महिलाओं की मृत्यु का कारण कितना बना था 31.8%, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4%, क्षति कोई भी दुर्घटना हुई है उससे 12.4%, हृदय वाहिका अवस्था उससे 4.3% हुआ है, श्वसन अवस्था 4.1%, अन्य कारण बेटा 22%। ये सारे कारण दे रखे हैं हमारे पास में कि किस प्रकार किसी महिला की मृत्यु हुई थी। यहाँ कारण है और उस कारण की वजह से कितने परसेंट मृत्यु हुई है महिलाओं की, ये दे रखा है। तो ये सबसे पहले हमारे पास में जो ये डाटा दे रखा है, ये बेटा ना तो वर्ग अंतराल में है, तो वर्ग अंतराल में ही नहीं है, तो इसका हम यहाँ पर जो हमारे पास में जो ऊपर दे रखे हैं दो, एक तो आयत चित्र और एक बारंबारता बहुभुज, ये तो बनाएंगे नहीं, यानी कि इसका क्या बनेगा, दंड आलेख बनेगा। अब क्वेश्चन में वो खुद बता भी रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन यही है, ये वाला, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। तो वो आलेख कौन सा बनेगा बेटा, दंड आलेख बनेगा। अभी मैं बता चुका हूं, तो ये हमारे पास में दंड आलेख बन जाएगा, ठीक है। क्यों बनेगा मैं बता चुका हूं, क्योंकि जो डाटा है वो हमारे पास में वर्ग अंतराल के लिए नहीं है। तो इसका डाटा बनाने के लिए अगर मुझे खड़ा बनाना है डाटा, तो कारणों को तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा, ये नीचे कारण आ जाएंगे एक्स एक्सिस पर, और हमारे पास जो नंबरिंग दे रखी थी कितने परसेंट डेटा था, उसको हम यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर लगाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि डाटा सबसे छोटा कितना है और सबसे बड़ा कितना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा लगभग 4 के पास है,
और बड़ा हमारे पास में 31 के पास है, यानी कि 32 के पास है। तो हमने इस डेटा को एक एक करके डिफाइन करेंगे कि 1 2 3 4, तो ऐसे बहुत बड़ा डाटा बन जाएगा। यहाँ पर काफी लंबी लेंथ हो जाती है ये वाली। तो हमने क्या किया है, इनको 4 8 12 16 20 24 28 32 ऐसे करके हमने इस डाटा को यहाँ पर बेटा डिफाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक 32 हो चुका है। तो इन डाटाओं को हमें छापना है। सबसे पहले है बेटा जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था हमारे पास में 31.8% थी। तो हमारे पास में जो डाटा की इसकी लंबाई है वो 32 तो ऊपर तक है, तो यहाँ तक आ गए हम 31.8 तक। ठीक है, यहाँ तक हमने ये डाटा बना दिया है। पेन और स्केल का यूज करते हुए आप लोगों को बना देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास था तंत्रिका मनो अवस्था, मनोविकारी अवस्था, जिसका डाटा हमारे पास दे रखा था बेटा 25.4। तो इसकी हाइट है जो 25.4 ऊंचाई तक जाएगी। जैसे यहाँ पर 24 है बेटा इधर, और यहाँ पे 28 है, तो इनके बीच में कहीं 26 होगा, और 26 से थोड़ा सा नीचे 25 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी हाइट आ चुकी है। ऐसा ही नेक्स्ट डाटा है छती वाला। तो छती की हाइट 12.4 पे करनी है, यहाँ पे 12 है नीचे, थोड़ा सा 12 से ऊपर लाइन है ये यहाँ पर। और इसी प्रकार हमारे पास है बेटा हृदय वाहिका अवस्था, वो 4.3 है। तो 4 यहाँ पर है, 4.3 थोड़ा यहाँ पर हो गया है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में है श्वसन अवस्था 4.1, तो यहाँ आ चुकी है। और अन्य कारण 22% है, तो 20 है यहाँ पर है, और इनके बीचों बीच में यहाँ पर ये 22 हो चुका है। ठीक है, इन सभी को आप लोगों को स्केल का यूज करते हुए बना देनी है। और थोड़ी थोड़ी सभी दंडों के बीच में जगह छोटी होनी चाहिए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सभी जगह पर दंडों के बीच में जगह छूटी हुई है। ये काफी अच्छे से एक बच्ची ने बनाया है। उन्हीं के नोट्स का यूज करते हुए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। उसका सबसे पहले तो धन्यवाद है कि उसने इतने अच्छे नोट्स बना रखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बेटा पॉइंट है नंबर सेकंड। क्या पूछा हुआ था, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो हम यहाँ दंड आलेख दे रखे हैं, तो उससे आइडिया लगाएंगे कि सबसे बड़ा दंड आलेख कौन सा है, कि सबसे बड़े मृत्यु का कारण कौन सा है। तो सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण बेटा 31.8, ये वाला दंड सबसे ऊंचा है। तो यहाँ से पता चल पा रहा है जनन स्वास्थ्य अवस्था है वो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है महिलाओं की। अब इसके बाद में हमारे पास है, यहाँ बेटा क्या पूछा हुआ था, बड़ा कारण पूछा हुआ था, तो हमने यहाँ पे बता दिया है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, कक्षा अध्यापक की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर नंबर सेकंड में मुख्य भूमिका रही हो। तो ऐसी कौन कौन से कारण है बेटा, तो एक तो जनन स्वास्थ्य अवस्था है जो कि 31.8 है, और यहाँ पर तंत्रिका मनोविकारी अवस्था है जो कि 25.8 है। ठीक है, कई बार क्या होता है, अक्सर देखा जाता है बहुत सारे एग्जामों में इस प्रकार का डाटा देके रखता है, वहां से हमें आइडिया लगाना होता है ये नीचे वाले डाटा इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये आप लोगों को आने चाहिए किस प्रकार होते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़ों को नीचे दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास में आंकड़ों की संख्याओं को दे रखा है लड़कियों की 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं उस चीज को दर्शाते हुए। इसको हम लिंग अनुपात भी कहते हैं बेटा। तो वही आंकड़ा दे रखा है, यहाँ पर क्षेत्र दे रखे हैं, कुछ क्षेत्र हैं, और यहाँ पर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दे रखी है। अनुसूचित जाति में 940 है, अनुसूचित जनजाति में 970 है, गैर अनुसूचित जाति 920, पिछड़े जिले 950 है, गैर पिछड़े जिले 920, ग्रामीण 930 है, और शहरी में बेटा 910 है। ये सारा का सारा आंकड़ा हमारे पास में दे रखा है। इसके बाद अब इस आंकड़े को अगर हम देखें तो ये वापस डिस्क्रीट आंकड़ा है,
तो डिस्क्रीट आंकड़े के लिए हम कौन सा आलेख बनाते हैं? दंड आलेख बनाते हैं। या तो ये अपने आप बोल देगा कि दंड आलेख बनाओ, और अदरवाइज ये कहता केवल आलेख बनाओ, तब भी हमें दंड आलेख ही बनाना था। अब इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होने वाली है बेटा, ये डाटा 0 से स्टार्ट न होकर, मतलब कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा न बढ़कर 900 से, लगभग 900 से लेकर 1000 के बीच का डाटा है। तो हमें एकदम डायरेक्ट कहाँ पे आना पड़ेगा? 0 से लेकर डायरेक्ट हमें 900 पर जंप मारना पड़ेगा। फिर हम 900 के बाद में या 10-10 बढ़ाएंगे, 910 हो जाएगा, फिर इसके बाद में 920 हो जाएगा। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 1000 तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर 0 से लेकर 900 तक बढ़ाने वाली चीज को क्या कहते हैं? निकुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निकुंज। और ये क्या होता है अभी आप लोगों को ग्राफ में दिखाई देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है बेटा, ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा लिखिए। तो दंड आलेख के द्वारा हमें लिखना था। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो ये एक्स एक्सिस है बेटा, इसके ऊपर तो ये कारण हो जाएंगे, या फिर ये क्षेत्र दे रखे हैं जो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, ये सारी चीजें यहाँ पर ये कारण आ चुके हैं आप लोगों के। ठीक है, यहाँ के बाद अब यहाँ 0 है सबसे पहले, यहाँ पर हमने 900 से स्टार्ट किया है, मतलब 0 से लेकर जो 900 पर जाना पड़ा है, यहाँ पर हमें एक निकुंज लगाना पड़ा है। निकुंज कुछ इस प्रकार का लगाया जाता है बेटा, जिसका काम होता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर बीच में शिफ्ट करना, मतलब इसमें इसके अंदर कुछ डाटा इंक्लूड हो जाता है जो कि गायब दिखाया जाता है। यहाँ पर 900 हुआ, फिर 910, 920, 30, 940, 950, 60, 70। ठीक है बेटा, अब इसी आंकड़े के अकॉर्डिंग बना देंगे। अनुसूचित जाति 940 दे रखी है, तो अनुसूचित जाति के ऊपर बेटा 940 तक गया आंकड़ा, और यहाँ पर ये बार ग्राफ हमने बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति है, इसका आंकड़ा सबसे अधिक है, 970 दिखाई दे रहा है। ग्राफ भी सबसे ऊंचा जिसका होगा उसी का आंकड़ा सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में अनुसूचित जनजाति का 970 हो गया है। इसके बाद बेटा गैर अनुसूचित जाति है, ये 920 पर रुक गया है। यहाँ पर देख सकते हो डेटा को, यहाँ लिख देंगे 920, और इसके बाद ये 950 का डेटा है, फिर यहाँ पर वापस 920 का डेटा है, ये 930 का डेटा है, और यहाँ पर जो शहरी है वो 910 का डेटा है। ठीक है बेटा, ये सारा का सारा डाटा था। अब इस दंड आलेख को देखकर हम आइडिया लगाएंगे जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पूछेगा। अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। अरे इसके अंदर तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछे, केवल दंड आलेख बनाना था, तो हम इजीली दंड आलेख बना चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के नाम है, जैसे कोई भी पार्टीज है, ABCDEF, कुछ इसमें निर्दलीय भी है भाई, कोई भाजपा के हैं, कोई हमारे पास में कांग्रेस के हैं, आप आदमी के हैं, तो इस प्रकार सारी पार्टियों के हैं। यहाँ पर नाम ना लिख के ABCDEF। तो यहाँ पर जीती गई सीट ए के द्वारा, ए पार्टी है जो, उसके द्वारा कितनी सीटें जीती गई हैं बेटा? 75। बी के द्वारा 55 सीटें जीती गई हैं, सी के द्वारा 37 सीटें, डी के द्वारा 29 सीटें, ई के द्वारा कितनी है? 10, एफ के द्वारा 37 सीटें जीती गई हैं। तो इन सभी डाटाओं को वापस हम देख सकते हैं, सारा का सारा डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में दे रखा है। तो डिस्क्रीट फॉर्म है तो दंड आलेख बनेगा अगर बनाना है तो। यहाँ पर नीचे क्वेश्चन में दे भी रखा है, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख बनाइए। अगर ये दंड ना दे के सीधा बोलता आलेख बनाइए, तब भी हमें दंड आलेख ही बनाना था। ठीक है बेटा, तो दंड आलेख आशा करता हूँ आप लोग ये तो इजीली बना लोगे, ABCDEF बना के, और इन दंडों की ऊंचाई इनके सामने जो नंबरिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, और नंबरिंग हमारे पास में 0 से 70 तक ही थी, तो यहाँ पर हम 0 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
80 तक, क्योंकि 75 भी था बेटा, ठीक है, इसलिए हमने 80 तक डाटा बना दिया और इन सभी आलेखों को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे हमारे पास में 75 है तो 70-80 के बीच में आ गया, 55 है तो 50-60 के बीच में आ चुका है, 37 है तो 30 और 40 के बीच से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं आ गया है ये वाला डाटा, 29 30 से जस्ट थोड़ा सा नीचे आ चुका है। ऐसे ये वाले हम बना देंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा हुआ है बेटा, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती? तो अधिकतम सीटें यहाँ पर देख सकते हो, सबसे ऊंचा जो बार ग्राफ है वो ही अधिकतम सीटें जीती हुई है। तो कितना है? 75 सीटें। ए राजनीतिक पार्टी है जिसने अधिकतम सीटें 75 जीती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देख भी सकते हो आप लोगों को डाटा वर्ग अंतराल के अंदर दे रखा है, यानी कि इस बार दंड आलेख की बात नहीं कर रहा है, अब बात करने जा रहे हैं आयत चित्र या फिर बारंबारता बहुभुज की, ठीक है बच्चों। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया। यहाँ पर निरूपित किया गया है बेटा 118 से 126। यहाँ पर कितनी पत्तियां थी? 3 पत्तियां थी। 127 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर के बीच में 5 पत्तियां थी। ऐसे 136 से 144 के बीच में 9 है, 45 से 153 के बीच में 12 है, 154 से 162 के बीच में 5 है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर 172 से 180 तक 2 दे रखी है। ये हमारे पास में डेटा है। हमें अब या तो क्वेश्चन में वो बता के देगा कि आयत चित्र बनाओ या फिर बारंबारता बहुभुज बनाओ, दोनों में से कोई भी एक बनाना पड़ेगा क्योंकि दंड आलेख तो बनेगा नहीं। अब वो बता देगा क्या बनाना है। दूसरी बात, अब हमें बेटा ये चीजें बनाने के लिए जो डाटा है वो कंटिन्यूअस यानी कि सतत चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो डाटा दे रखा है 126 है और 127 है, ये कंटिन्यूअस डाटा नहीं है। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता है तो इसको हम कंटिन्यूअस बना लेते हैं। तो कंटिन्यूअस कैसे बनाया जाता है बेटा? यहाँ पर दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो 1 का अंतर कैसे पूरा होगा? इस वाले में तो आधा बढ़ा देंगे और इस वाले में से आधा घटा देंगे। ये 26.5 यहाँ आ जाएगा और आधा जोड़ने के बाद ये 26.5 इधर आ जाएगा। ऐसे ही बाकी सभी में जोड़ देंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो डाटा बनेगा ये तो हमारे पास में दे रखा था, जो लेंथ थी वो दे रखी थी, और ये हमारे पास में बारंबारता दे रखी है, कितनी कितनी है कितनी नहीं है संख्या इनकी। अब इसका जो सतत वर्ग दे रखा है बेटा, यहाँ पर देख सकते हो आधा 118 में से घटाऊंगा तो 117.5 हुआ, आधा जोड़ोगे तो 126.5। ऐसे ही 127 में से आधा घटेगा तो 126.5 हुआ और यहाँ पर 135.5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही आधा जोड़ना है आधा घटाना है, मतलब जो पहले वाली सीमा है वहां से आधा घटा दोगे और बाद वाली सीमा में आधा जोड़ दोगे, तो इससे हमारे पास में जो वर्ग अंतराल दे रखा था वो क्या बन जाएगा? सतत वर्ग अंतराल। अब नीचे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए आंकड़े को निरूपित करने के लिए एक आयत चित्र का प्रयोग करें। तो बेटा अब हमें क्या करना है? इसका आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए आप लोगों को जो यहाँ पर एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर तो आप लोगों को ये वर्ग अंतराल रखना है और ऊपर हमारे पास में जो बारंबारता होती है वो रखते हैं कि कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही थी। अब यहाँ पर एक बात और देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 118 से स्टार्ट होके आगे 180 तक कंटिन्यू डाटा जा रहा है, यहाँ पर है ना। तो 0 से लेकर 117.5 या फिर 118 तक कैसे आया है? एक हमें जंप लगाना पड़ेगा, और जंप मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में बताया किससे लगाया जाता है? निकुंज से लगाया जाता है बेटा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो मैंने एक्स एक्सिस पर एक ये वाला निकुंज लगा दिया। तो ये क्या करता है? 0 से 117.5 पे पहुंचा दिया, फिर 126.5 था, 135.5, 144.5, ऐसे ही कर करके ये डाटा पूरा कर दिया हमने जो वर्ग अंतराल दे रखा था।
और यहाँ पर बेटा जो बारंबारता दे रखी है, मिनिमम कितनी है और हाईएस्ट कितनी है, ये वाली चीजें देखते हैं हम। तो मिनिमम इसके अंदर 2 है और हाईएस्ट इसके अंदर कितनी है बेटा, 12 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 2 का गैप लेके भी बना सकते हैं। एक एक करके बनाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर तक जाता डाटा, लेकिन हमने 2 2 का गैप लेते हुए बना लिया। 2 4 6 8 10 12 14, 12 तक चाहिए लेकिन हम एक एक्स्ट्रा बना दिया है। तो यहाँ पर बेटा अब हम देखेंगे कि 117.5 से लेकर 126.5 तक कितनी ऊंचाई रखनी है बार की। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 3, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 3 दे रखी है। तो 117.5 से 126.5 में हाइट 3 हो जाएगी। यहाँ से 2 है, यहाँ 4 है, तो इनके बीचों बीच में कहीं ना कहीं 3 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ तक हाइट रखनी है हम लोगों को। फिर इसी प्रकार का हम जब सेकंड को देखेंगे तो वहां पर 5 तक लेके जानी है हाइट को। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो इसमें भी हम यहाँ कहीं 5 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ तक हाइट करते हुए बना दिया हमने। ऐसे ही जब इसको बनाएंगे तो ये इसकी हाइट बेटा 9 तक जाती है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर आप लोग 9 तक हाइट गई है, फिर 12 तक हाइट जानी है। ये 9 तक हाइट है, ये 12 पे हाइट है और ये 5 पे थी, यहाँ पर 3 था बेटा। इसके बाद आप लोगों की वापस 5 आएगी, फिर 4 पे हाइट आ जाएगी और यहाँ पे 2 पे हाइट आ जाएगी। ठीक है ना। ऊपर का सारा डाटा आप लोग इसी प्रकार से मैच करते हुए जनरेट कर दोगे। जैसे अभी ऊपर हमने दंड बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं। बस एक ही अंतर है इसमें और उसमें कि यहाँ पर दंडों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, लेकिन ऊपर दंड में गैप बन रहा था। ठीक है बेटा, ये इजीली आप सभी लोग बना लोगे। पेन का और स्केल का यूज करते हुए सारी चीजें बनानी है और अंदर इसको फिल कर देंगे ऐसे छोटा छोटा करके। ठीक है, तो इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनके आंसर्स देंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी हमें आयत चित्र बनाना हो तो उसके साथ साथ बारंबारता बहुभुज भी अवेलेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों के लिए ही हमें एक वर्ग अंतराल चाहिए होता है, जैसा कि यहाँ पर वर्ग अंतराल अवेलेबल था। बस बहुभुज के लिए क्या चाहिए, इनका मिड पॉइंट और निकालना पड़ता है। तो मिड पॉइंट और कैलकुलेट कर लेते और बना देते हैं हम इनका बहुभुज। तो इसके लिए बेटा एक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका हाँ, हम बारंबारता बहुभुज का आलेख खींच सकते हैं, इसी के लिए बारंबारता बहुभुज। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, क्या वह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सर्वाधिक है। इसने बोला हुआ है बेटा 153 मिलीमीटर लंबाई की जो पत्तियां हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। अब देख लेते हैं एक बार क्या है डाटा में। तो यहाँ पर बेटा 144.5 से लेकर 153.5 तक जितनी भी पत्तियां हैं, चाहे वो 144.5 की हो या 47.5 की हो, 48 की हो, 49, 50, 51 की हो, वो सारी की सारी जोड़ करने के बाद में उनकी संख्या टोटल कितनी है बेटा, 12 है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 153 मिलीमीटर की जो पत्ती है उनकी संख्या सबसे अधिक है। तो ऐसा तो नहीं है, हो सकता है 153 मिलीमीटर की कोई भी पत्ती हो ही ना, या फिर एक निकले या फिर 2 निकले। तो यहाँ पर जो डाटा है बेटा, ये वो बात नहीं कह रहा है जो क्वेश्चन में बोला गया है, क्योंकि 144.5 से लेकर 153.5 तक टोटल पत्तियों की संख्या 12 है, ना कि 153 मिलीमीटर की। तो यहाँ पर ये बेटा ये गलत बात है, निष्कर्ष सही नहीं है। इसके बाद बेटा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे की सारणी में 400 न्योन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। तो यहाँ पर बेटा जीवन काल है और यहाँ पर लैंपों की संख्या है। तो यहाँ पर जीवन काल है बेटा 300 से 400, फिर 400 से 500 है, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। इस प्रकार कंटिन्यू डाटा चल रहा है बेटा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस डाटा है, यहाँ लैंपों की संख्या दे रखी है। और एक बात और बेटा, इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है आप लोग चेक करोगे तो सभी के अंदर 100 100 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना।
तो 100 का डिफरेंस आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे हमें आयत चित्र बनाना था, दंड आलेख बनाना था, इजीली बना पाएंगे। ठीक है, अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है बेटा, एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। तो आयत चित्र की सहायता से बनाना है। सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो वर्ग अंतराल होता है उसको बना देते हैं। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। अब आप लोगों को पता है 300 से तो आगे डायरेक्ट कंटिन्यू हो रहा है डाटा, लेकिन 0 से 300 पर आने के लिए छोटा सा निकुंज बनाना पड़ेगा, और ये हमने निकुंज बना दिया। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है बेटा। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 10-10 का अंतर लेते हुए हम लोगों ने बना लिया, क्योंकि ये वाला डाटा भी मिनिमम तो 14 था एंड मैक्सिमम 86 है। ठीक है, मिनिमम 14, मैक्सिमम 86 है। तो 10-10 का अंतर बनाते हुए हम लोगों ने यहाँ पर डाटा तैयार कर दिया है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, अब हमारे पास में जो डाटा दे रखा था बेटा, 300 से 400 के बीच में 14 लैंपों की संख्या है, 400 से 500 के बीच में 56 लैंपों की संख्या है, और यहाँ पर सभी दंडालेखों के ऊपर जो यहाँ पर दंड है ये बने हुए हैं। ये आयत चित्र, अगर इनके बीच में डिफरेंस नहीं रहेगा तो आयत चित्र बन जाते हैं। ये सारे के सारे जो आयत चित्र हैं बेटा, इनके ऊपर ही बता रखा है कि किसकी कितनी बारंबारता थी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हो। 300 से 400 बेटा 14 है, तो 10 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, कहीं ना कहीं 14 यही आएगा। तो इसको लेते हुए हमने एक ये आयत चित्र बना दिया। फिर 400 से 500 हमें 56 पे जाना है, तो 50 और 60 के बीच में कहीं आएगा 56। तो यहाँ तक लेते हुए डाटा हमने तैयार कर दिया। इसी प्रकार 60 पे अगला कर दिया डाटा तैयार और बना दिया आयत चित्र। इसके बाद हमारे पास में 86 तक कर दिया। 80 और 90 के कहीं बीच से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यहाँ तक बना दिया 86। फिर 74 पे किया बेटा, फिर हमने 62 तक बनाया, फिर 48 तक बनाया। इन सभी डाटाओं को स्केल और पेन से बनाते हुए कंप्लीट कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसमें जो कुछ पूछा है वो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। 700 घंटों से कितनों का अधिक। अब हमारे पास में बेटा 700 कहाँ तक हो जाएगा, यहां से लेकर जब हम यहाँ पर गए तो 700 तो यही हो गया। अब ये तो 700 से कम डाटा है, इधर का जो भी डाटा आप लोगों को दिखाई देगा वो 700 से अधिक का रहेगा। तो 700 से अधिक कौन कौन से डाटा है बेटा, 74 लैंप भी 700 से अधिक थे, 62 भी 700 से अधिक थे, और ये 48 भी 700 से अधिक थे। तो इन सभी को हमें जोड़ देना है। तो यही हमारे पास में टोटल लैंपों की संख्या निकल जाएगी। 700 से अधिक लैंपों की संख्या 74 प्लस 62 प्लस 48 बराबर 184 आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आप लोगों का, इसके अंदर हमें बारंबारता बहुभुज बनाने की बात हुई है। तो सबसे पहले हम जो आयत चित्र वाले क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं इन क्वेश्चंस पर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट है, जो कि आयत चित्र का ही है। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो हमने एक आंकड़े तैयार किए थे, जो बच्चे पार्क में खेल रहे थे उनका बता दिया है कि आयु वर्ग तो वर्षों में यहाँ पर दे रखा है बेटा, और यहाँ पर बच्चों की संख्या दे रखी है। अगर कोई बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है तो उनकी संख्या कितनी है, 5 है। अगर 2 से 3 साल का बच्चा है बेटा, उसकी संख्या कितनी है, 3 है। ऐसे ही 3 से 5 की 6 है, 5 से 7 की 12 है, 7 से 10 की कितनी है बेटा, 9 है। ऐसे ही 10 से 15 10 हो गया, और 15 से 17 14 हो गया। ये भिन्न भिन्न आयु वर्गों में बच्चों की संख्या बता रखी है। तो यहाँ पर बेटा आप लोग एक चीज देख सकते हो, सभी वर्गों का जो अंतर है, यहाँ पर देखोगे तो एक अंतर है, यहाँ पर भी एक अंतर है, यहाँ 2 अंतर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी हमारे पास में कितना अंतर है, 5 का, यहाँ 2 का अंतर है।
तो अभी ऊपर हमने जो भी पढ़े थे सभी की जो अंतर था वो बराबर था। यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है। अभी हम ऊंचाई किस पर डिपेंड करेगी बेटा, वो अभी हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझना। तो यहाँ पर बेटा बारंबारता और वर्ग, जो आयु वर्ग है, यहाँ पर ये चीजें तो दे रखी थी। इसके बाद जो चौड़ाई है बेटा वो तो डिपेंड करती है वर्ग अंतराल के डिफरेंस पर। तो वर्ग अंतराल का डिफरेंस बेटा चौड़ाई के लिए लिख देंगे कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 3 और 2 का डिफरेंस भी 1 है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, ऐसे ही 7 और 5 का 2 है, 10 7 का 3 है, 15 और 10 का 5 है और ये 2 है। अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे बेटा, बारंबारता को हमें चौड़ाई से भाग करना है। फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा कि बारंबारता को चौड़ाई से भाग करना है। तो चौड़ाई से भाग करते हैं बेटा, कितना आता है, तो यहाँ पर मैं एक अलग से बना रहा हूं कि 5 को 1 से भाग करेंगे तो बेटा 5/1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 को भी 1 से भाग करूंगा तो 5, ये 3/1 आ जाएगा। नेक्स्ट 6 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो ये बेटा 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। इसको हम 3/1 भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद में बेटा 12 को 2 से भाग करना है तो ये 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 3 से 9 को भाग करेंगे तो बेटा 3 आएगा। इनके बटे में बेटा 1 1 है सभी के में, है ना। अब हम 10 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास में आएगा बेटा 2/1, और यहाँ पर जब 4 को भाग करूंगा तो मैं यहाँ आ जाएगा 2/1, क्योंकि 2 से तो ये कट जाएगा जब मैं इसको काटूंगा बेटा 2 बार। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो डाटा मिला है, अब इनका डिनोमिनेटर चेक करना होता है। सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया है हमने, बारंबारता को चौड़ाई से भाग करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब भाग करने के बाद काटा पीटी कर देनी है, अगर कट रहा है तो काट देना है, नहीं कट रहा तो एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद हमें इनके डिनोमिनेटर्स चेक करने होते हैं बेटा। डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है, 2 है, मतलब इनके जो डिवाइड में लिखा हुआ है यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी। तो सब जगह आप लोग देख सकते हो क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 1 1 1 ही दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, लंबाई निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर में, जो नीचे डिवाइड में लिखा होता है, उनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम हमारे पास में 1 का 1 का 1 1 1 1, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो जो हमने डिवाइड करके निकाला था उसमें 1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम था उससे और मल्टीप्लाई किया। फाइनली जब हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको। इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 होगा, इसको करूंगा तो ये भी 3 आएगा बेटा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये 2 का 2 आ गया, और यहाँ पर 2 का ये 2 आ गया। ठीक है बेटा। अब आप लोगों को क्या करना है, ये नीचे बनाने हैं, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से 5, 5 से 7, ये सारी चीजें हमें 1 से लेकर 17 तक जाना है डाटा में। तो 1 से लेकर 17 तक बनाएंगे, और फिर क्या करना है, ऊंचाई के लिए हमें ये वाली चीज देखनी है, जो लंबाई दे रखा है चित्र की, इन चीजों को देखेंगे हम आगे। ठीक है। अब नीचे देखिए आप लोग कैसे बनाना है इसका आयत चित्र। यहाँ पर बेटा हमारे पास में सबसे पहले तो 0 है, 0 के बाद में यहाँ 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एंड देन यहाँ के बाद में ये 17 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमारे पास 1 से लेकर 2 जो वर्ग अंतराल था उसकी ऊंचाई बेटा 5 निकल के आई थी। आप लोग यहाँ देख सकते हो कितनी निकल के आई है, 1 से 2 की 5 निकल के आई है, तो हमने 5 तक बनाना है। फिर 2 से 3 की निकल के आ रही है 3, तो हमें 3 बनाने देनी है हाइट। यहाँ पर देख सकते हो 1 से 2 की 5 हाइट बना दी, 2 से 3 की बेटा 3 हाइट बना दी। ऐसे ही हमें 3 से लेकर 5 तक की बेटा वो भी 3 ही निकल के आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 3 से लेकर 5 है, वो भी 3 ही निकल के आ रहा है, बना दिया हमने। ऐसे ही 5 से लेकर 7 तक का डाटा क्या आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। तो 5 से 7 की हाइट हमें 6 बनानी है। ये रहा 5 और ये रहा 7, इसकी हाइट हमने 6 बना देनी है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7 से 10 करेंगे तो ये आप लोगों का 3 हो जाएगा हाइट, तो 3 तक बनानी है। फिर 10 से लेकर हमें 15 तक जाना था बेटा, ये आ गया 15, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे अच्छे से। तो 10 से 15 की जो हाइट जानी है बेटा वो 2 तक ही जानी है मैक्सिमम, तो हमारे पास में 2 हाइट पर गया। फिर है 15 से 17, वो भी 2 ही हाइट तक गया था, आप लोग ऊपर देख सकते हो। नीचे वाले दोनों के दोनों 2 हाइट तक गए हैं मैक्सिमम, ठीक है। इससे ऊपर वाला 3 हाइट तक गया था। तो ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, ये आयत चित्र आप लोगों का बनके तैयार हो गया है। ये हमें कब बनानी पड़ती है टेबल, ये टेबल हमें तब बनानी पड़ती है जब वर्ग अंतरालों का डिफरेंस बराबर ना होके अलग अलग होता है। तो वो कैसे निकालते हैं एक बार और देख लेते हैं बेटा। बारंबारता को चौड़ाई से भाग करते हैं और फिर काट पीटने के बाद में जो डिनोमिनेटर बचते हैं बेटा, तो डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम मतलब सरनेम यादृच्छिक लिए गए और उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया। तो हमने ये बंटन प्राप्त किया है कि उसके अंदर कितने अंग्रेजी के शब्द हैं। यहाँ पर बेटा वर्णमाला के अक्षरों की संख्या कि सरनेम के अंदर कितने अक्षर थे। तो अगर सरनेम की संख्या 1 से लेकर 4 अक्षरों की है तो वो कितने सरनेम निकले कुल बेटा, 6 निकले। ऐसे ही 4 से 6 वाले कितने थे, 30 थे। फिर 6 से 8 वाले कितने हैं बेटा, 44 है। 8 से 12 वाले कितने हैं, 16 है। 12 से 20 वाले कितने हैं, 4 है। ये हमारे पास में डाटा हो गया। अब इनका डिफरेंस और चेक कर लीजिए, जो चौड़ाई होती है इनका डिफरेंस बेटा 3 आया, इसका डिफरेंस 2 आया, इसका डिफरेंस कितना आया है बेटा, यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर इसका डिफरेंस 4 आ गया और यहाँ वाला डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, ये 8 आ रहा है। तो सभी का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो हमें आयत चित्र बनाने के लिए जो बार की लंबाई बनेगी बेटा, उसके लिए हमें पहले वो लंबाई कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब यहीं पे देख लो बेटा, मैं अभी डाटा आप लोगों के सामने डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं 6 को 3 से भाग करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। अब ऐसे ही 30 को मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। 44 को 2 से भाग करूंगा तो बेटा ये 22 आ जाएगा। 16 को मैं इस 4 से भाग करूंगा तो 4 आ जाएगा। अब इस 4 को मैं 8 से भाग करूंगा तो बेटा 1/2 आ जाएगा। तो अब सभी का डिनोमिनेटर देखना है, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उनके बटे में 1 होता है। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन इसका हमारे पास कितना है बेटा, 2 है। तो अब क्या करेंगे लंबाई निकालने के लिए, जो हमारे पास में डिनोमिनेटर आए हैं, नीचे वाले आए हैं, उन सभी का एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 1 1 1 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आप लोगों को आता होगा, छोटी क्लासों में आप लोगों ने सीख रखा है। तो सभी को अब क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब वैल्यूज को। तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। अब हम देख लेते हैं आगे क्या आ रहा है सॉल्यूशन में। यहाँ पे देख सकते हो बेटा आप लोग, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या जो दे रखी थी वो हुआ। यहाँ पर कुल नामों की कितनी संख्या थी, जो डाटा था यहाँ से 2 लाइनों का दे रखा था। वर्ग की हमने चौड़ाई कैलकुलेट करी। तो चौड़ाई कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को पता चल गया, वर्ग अंतराल का डिफरेंस करना पड़ता है। इसके बाद हमें क्या करना है, सभी को डिवाइड, जैसे 6 को 3 से भाग करने के बाद क्या करना है, 2 से गुना करनी है, क्योंकि 2 से गुना करनी पड़ेगी सब में। ऐसे ही यहाँ पर गुना करनी है। तो क्या आ जाएगा पहला वाला डाटा बेटा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 और 2 की गुना करके 4 आएगा, ये 30 आएगा, ये 44 आएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से 2 कट के बेटा ये 1 बनेगा, ठीक है। ये डाटा आ चुका है आपका 4 30 44 8 और 1। इसके बाद हमने इसका
0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 20 तक का ये डाटा बना दोगे एक्स एक्सिस पर। और यहाँ पर ये मैक्सिमम 44 तक जा रहा है बेटा और मिनिमम हमारे पास में 6 है। तो इनके डाटा को हम 4 4 का डिफरेंस लेते हुए बना देंगे ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देख सकते हो ये 1 से लेकर 20 थोड़ा सा लेंथी हो जाता, तो इसको भी हमने 0 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके कन्वर्ट कर दिया और इसको 0 4 8 12 16 ऐसे बना दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों को देख लेना है कि पहला 1 से लेकर 4 तक की हाइट कितनी रखनी है बेटा, हमें 4 रखनी है। तो 1 से 4 की हाइट हमारे पास में कितनी होगी बेटा, 4 होगी है। ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ आएगा बेटा, यहां से बनाना था ये डाटा क्योंकि यहाँ 1 है हमारे पास में। ठीक है, तो 2 4 तो ये बनाया है लेकिन डाटा हमारे पास में 1 से लेकर 4 तक रखना है, तो ये वाला डाटा भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास में 4 से लेकर 6 उनकी संख्या कितनी आई है बेटा, 30 निकल के आई है। तो 4 से लेकर 6 के बीच में हमने 30 तक की हाइट बना देनी है। ये 28 और 32 के बीच में कहीं 30 आएगा तो ये इसकी हाइट यहाँ तक बना देनी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास में 44 था डाटा 6 से 8 का, तो हमने 6 से 8 के लिए 44 बना दिया। इसके बाद बेटा हमारे पास में 8 से 12 4 चौड़ाई 4 तक जाएगी और लंबाई कहाँ तक जाएगी बेटा, 8 तक जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में 8 से लेकर 12 तक गए और ऊंचाई हमारे पास में 8 तक गई है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में डाटा बन के तैयार हो गया। फिर हमारे पास 12 से सीधा 20 तक जाना था और उन सभी की हाइट कितनी आ रही थी बेटा, 1 हाइट आ रही थी और ये हमने यहाँ पर डाटा बना दिया है। ठीक है, यही हमारे पास में आयत चित्र है। अगर हमारे पास में डिफरेंस अलग अलग होता है तो ये टेबल आप लोगों को जनरेट करनी है और डिफरेंस अलग अलग नहीं होता है तो डायरेक्ट बना लेनी होती है। अब बेटा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसके अंदर हमें बारंबारता बहुभुज बनाना है। अभी आप लोगों ने बात कर ली है दंड आलेख कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हमने बात करी थी आयत चित्र कैसे बनाया जाता है। और जब आप लोग आयत चित्र बनाना सीख लेते हो तो उसके बाद हमें बनाना पड़ता है बारंबारता बहुभुज। ठीक है, तो बारंबारता बहुभुज के लिए हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। अब नीचे दी दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। तो यहाँ पर दो सेक्शनों का बंटन दे रखा है बेटा और ये सेक्शन नंबर 1 है और ये सेक्शन नंबर बी है। मार्क्स हमारे पास में कितने बेटा, 0 से 10 के बीच में बेटा सेक्शन ए वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। ऐसे ही 10 से 20 के बीच में यहाँ पर 9 है और बी सेक्शन में देखें तो बेटा ये 5 है और 19 है। 20 से लेकर 30 के बीच में 17 विद्यार्थी आए थे और यहाँ पर 15 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। 30 से लेकर 40 तक 12 विद्यार्थी है और बी सेक्शन में देखा जाए तो 10 विद्यार्थी है। 40 से लेकर 50 9 विद्यार्थी है और यहाँ पर 1 विद्यार्थी है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास में डाटा दे रखा है, एक साथ दो डाटा दे दिए, ये कंबाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हमें केवल एक ही डाटा दे के रखता तो इजीली आपको केवल एक ही ग्राफ प्राप्त होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेटा आप लोगों को दो सेक्शन दे रखे हैं, दो डाटा दे रखे हैं, इन्हें आप लोग एज ए दो क्वेश्चन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। एक तो ये वाला डाटा है मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर अंक और बारंबारता। तो अब इसको किस प्रकार बनाना है, सबसे पहले तो आप लोग देखो कि ये कंटिन्यूअस डाटा है, तो कंटिन्यूअस है, हमें चाहिए आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज दोनों के लिए कंटिन्यूअस डाटा चाहिए। बारंबारता बहुभुज कैसे बनाओगे बेटा, तो ये बनाने के लिए पहले हमें मध्य बिंदु चाहिए इनका। तो इसका मध्य चिन्ह कितना आएगा बेटा, इसका 5 आ जाएगा, इनका 15 आ जाएगा। आप लोगों को मध्य चिन्ह निकालना आना चाहिए, स्टार्टिंग में बताया था दोनों को ऐड करो और 2 से भाग करो। 10 और 0 को ऐड करेंगे तो 5 आया, ऐसे 20 और 10 को ऐड करेंगे तो 30 को 2 से भाग करके 15 आ जाएगा। यहाँ पर 50 को 2 से भाग करके बेटा 25 आ जाएगा
इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्त अंक को निरूपित कीजिए। एक ही बारंबारता बहुभुज पर दिखाना है। अब ये करना कैसे है? तो सबसे पहले आप लोगों को जो मध्य चिन्ह है ये भी हमें ड्रॉ करने उधर, और 0 से लेकर 50 तक जाना है। तो कैसे बना देंगे बेटा हम डाटा को? 0, 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार नीचे एक्स एक्सिस पर आप लोग ये वाला डाटा ड्रॉ कर दोगे। सबसे पहले 0 आएगा, 5, 10। अगर वैसे देखा जाए तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से इधर 60 है। तो इनका हमने मिड पॉइंट और कैलकुलेट करना था बेटा। कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर मिड पॉइंट। इनके मिड पॉइंट ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बारंबारता बहुभुज के लिए। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद में अब हमें करना क्या है बेटा? बेटा सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले डाटा को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। कंटिन्यूस लिखूंगा कि 0 से 10 के बीच में 3 है और 10 से 20 के बीच में 9 है। तो केवल हमारे पास में 3 लिख रहा हूं मैं, फिर 9 हो जाएगा, उसके बाद में 17 है, फिर 12 है और 9 आ जाएगा। ऐसे ही सेक्शन बी को देखूं तो ये हमारे पास 5 है, 19 है, 15 है, 10 है और 1 है। ये नीचे मैंने क्यों लिखा है बेटा? ताकि हमें बार बार ऊपर नीचे शिफ्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे किस प्रकार बनाना है इस डाटा को। 0 से लेकर 10 के बीच में कितनी है बेटा ए सेक्शन में? हमारे पास में 3 संख्या है। तो सेक्शन ए का ग्राफ बेटा ये वाला है, ये वाला सेक्शन ए का है, और यहाँ पर हमने मेंशन किया है सेक्शन बी वाला ग्राफ ये है। तो सेक्शन ए के लिए 5 के ऊपर बेटा मिड पॉइंट के ऊपर मध्य चिन्ह के ऊपर चेक करना है कि ये हमारे पास में 3 पे ही आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पर 3 है, तो हमने यहाँ ये डाटा बना दिया है। ठीक है, इसी प्रकार अब 15 पर चेक करना है। कितना जाना है बेटा 15 पर? 9 चेक करना है। तो 9 बेटा 8 और 10 के बीच में आया डाटा, यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब हमें 17 चेक करना है। कहाँ पर? 25 पर 17 चेक करेंगे। तो यहाँ पर 25 है बेटा, इसके ऊपर देखेंगे 17 ये रहा। तो इन दोनों का बिल्कुल 17 पे यहाँ मैच हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास 12 पे कर देना है बेटा, और 45 का जाओगे तो ये 9 पर कर देना है। ठीक है बेटा, ये हमने बनाते हुए इनको सीधी रेखाओं के साथ मैच कर देना है। अब ये हमने पहले और लास्ट में क्या कर रखा है बेटा? एक वर्ग अंतराल आगे जाते हैं और एक वर्ग अंतराल हम पीछे जाते हैं, और हम उसे यहाँ पर 0 के साथ शिफ्ट कर देते हैं। जब हम बेटा कहाँ से जाएंगे? 0 से लेकर 10 वाला वर्ग -10 का वर्ग अंतराल बनेगा, तो मिड पॉइंट कितना आएगा बेटा? -5 आएगा। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ कितना आएगा? 50 से जब 60 जाएंगे तो 55 बनेगा। इसी प्रकार बेटा हमें बी का चेक कर लेना है। बी का सबसे पहले कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। 5 पे बेटा ये 5 ये बन गया, और यहाँ पर ये बेटा 15 पे 19 जाना है। तो देख सकते हो यहाँ 15 पे बिल्कुल 19 हमने यहाँ डाटा बना दिया। ऐसे ही 25 पे जाओगे तो ये 15 का डाटा बनेगा, यहाँ पर 10 का डेटा बनेगा, और यहाँ पर एक डेटा बनेगा 45 पर। इन सभी को आप लोग सीधी लाइनों के साथ मैच करते हुए ज्वाइंट कर दोगे। ए वाला डाटा ए के साथ मैच कर देना है बेटा, जो भी ए का डेटा है पहले ए का बना देना है, फिर उसके बाद आप लोग बी पे जाओगे। ठीक है, ताकि दोनों चीजें एक साथ मिसमैच ना हो जाए। यहाँ पर बी वाला डाटा हमने जैसे बाद में बनाया, इन सभी को सीधी रेखाओं के साथ मिलाना है बेटा। ठीक है, स्केल का यूज करते हुए आप लोगों को सीधी रेखा बनानी है ये वाली। तो आप लोगों का ये बारंबारता बहुभुज बनकर तैयार हो गया। ये डाटा दे रखा था, इन डाटाओं का यूज करते हुए बहुभुज बन गया। अब हमारे पास में इसके अंदर एक चीज और पूछी हुई थी बेटा, दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादों की तुलना कीजिए। जो हमारे पास में ये ग्राफ बने हैं, इनका यूज करते हुए हमें क्या करना है? इनकी तुलना करनी है। अब तुलना क्या है बेटा? जब हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और इधर चलते जाते हैं तो मार्क्स बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे बेटा? 50 थे। अब पीछे की तरफ जितना ऊंचा ग्राफ दिखाई देगा उतने ही ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। मतलब अगर हम यहाँ से 20 से
25 से लेकर 40 के बीच में देखिए डाटा को, जो ऊंचा दिखाई देगा उसके ही ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं, मतलब वही ज्यादा अच्छे बच्चे हैं। अब यहाँ पर देखो 40 से लेकर 50 के बीच में सेक्शन ए के अंदर कितने बच्चे थे बेटा? 9 बच्चे थे, मतलब 40 से 50 अंक लाने वाले बच्चे की संख्या 9 थी। और यहीं पर हम बी सेक्शन में देख रहे हैं तो वहां पर एक ही बच्चा था, तो 9 बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, एक बच्चा ज्यादा अच्छा होता है, 9 बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर है बेटा हमारे पास में, जब हमने 30 से लेकर 40 देखा तो बी सेक्शन में तो 10 थे, ए सेक्शन में कितने थे बेटा? 12 बच्चे थे। अभी भी बी सेक्शन ए सेक्शन यहाँ पर अव्वल है, बढ़िया जा रहा है। और ऐसे ही 20 से 30 देखा बेटा तो यहाँ पर भी ए सेक्शन के 16 बच्चे हैं और बी सेक्शन के कितने हैं? 14 बच्चे। आधे मार्क्स तक तो ए सेक्शन ने ही बाजी मारी है। अब आगे देख लेते हैं, जब मार्क्स को की संख्या घटती जाती है, इधर मार्क्स घटते जा रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए था? ग्राफ को डाउन होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था। नीचे क्यों होना चाहिए था? जितने कम बच्चे रहेंगे कम नंबरों पर उतना ही अच्छा है। मान लो यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा? 10 से लेकर 20 के बीच में सेक्शन ए में तो केवल 9 बच्चे ही दे रखे हैं बेटा, ठीक है। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले केवल 9 बच्चे हैं। अगर यही बात सेक्शन बी में देखा जाए तो यही बच्चों की संख्या 19 है। तो यहाँ पर लोअर रेंज वाले बच्चों की संख्या ज्यादा अधिक है, तो इससे हमें पता चल रहा है बेटा सेक्शन बी से सेक्शन ए के बच्चे ज्यादा अच्छे हैं। तो इसी प्रकार बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है ये। इससे पहले हमने 8वां 9वां क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है आपको। इसके बाद मैं आप लोगों को एक रेंज की डेफिनेशन और बताऊंगा, ठीक है। वो भी काफी अच्छी डेफिनेशन है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए हुए हैं। नीचे दे रखे हैं बेटा किसने कितने रन बनाए हैं। यहाँ पर है बेटा 1 से 6 तक कितने रन बनाए हैं? 2 रन बनाए हैं टीम ए ने, और टीम बी ने 5 रन बनाए हैं। 7 से 12 गेंदों में 1 रन टीम ए ने बनाया है और टीम बी ने 6 रन बनाए हैं। यहाँ पर है बेटा 12 से 18, यहाँ 8 रन बनाए हैं टीम ए ने और यहाँ पर 2 रन टीम बी ने। ऐसे ये पूरा डाटा दे रखा है बेटा। एक बात यहाँ पर ध्यान करने वाली है बेटा, ये 6 पर एंड हो रहा है और ये 7 से शुरू हो रहा है। क्या ये डाटा कंटिन्यूअस है? तो आप लोगों का आंसर रहेगा कंटिन्यूअस नहीं है सर। तो कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पहला इसका ये था कि बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख में दोनों टीमों के आंकड़ों को निरूपित कीजिए। तो दोनों टीमों के आंकड़े एक ही जगह पे बनाने हैं, तो आप लोगों को एक टेबल बना देनी है, टेबल जनरेट कर देनी है। इससे पहले वाले जो हमारे पास में क्वेश्चन था, यहाँ पर भी आप लोग एक टेबल जनरेट कर सकते थे, जैसे कि मैं अभी यहाँ जनरेट करने वाला हूँ बेटा। जो इससे पहले क्वेश्चन किया है बेटा, वहां पर भी आप लोगों को ये प्रकार की जनरेट करनी है, ठीक है। ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा इजीली समझ आएगा। तो क्या दे रखा है बेटा? सबसे पहले तो जो डेटा था, गेंदों की संख्या थी 1 से लेकर 6 गेंद, मतलब पहले ओवर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए 0 पॉइंट घटा दिया, 0.5 जोड़ दिया। यहाँ पर दोनों तरफ जोड़ घटा के जैसे बाकियों में किया था वैसा ही, 7 में से 0.5 घटेगा तो 6.5 हो जाएगा, और यहाँ 12.5 में जुड़ेगा तो ये 12 में जुड़ेगा तो 12.5 हो जाएगा। ऐसे ये सारा का सारा हमें डाटा कैलकुलेट कर लेना है बेटा। इसके बाद हमारे पास चीजें स्टार्ट होती हैं मध्य चिन्ह कैलकुलेट करने की। तो यहाँ पर इन दोनों डेटाओं को जोड़ेंगे, कितना डेटा हो जाएगा बेटा? ये दोनों को जोड़ने के बाद ये 6.5 है और ये आधा है तो 7 हो जाएगा। 7 को 2 से भाग करेंगे तो ये 3.5 हो गया। ऐसे ही 12.5 और 6.5 को जोड़ेंगे तो बेटा ये 19 हो जाएगा डेटा। 19 को 2 से भाग करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को ये मध्य चिन्ह कैलकुलेट करने हैं। पहले तो दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। यहाँ पर 12 और 18 देखे जाएंगे तो बेटा ये तो 30 हुए और आधा आधा ये 31 को 2 से भाग करूंगा तो 15 15.5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में बाकी डाटा इसको ये चेक कर लोगे। ये टीमों की संख्या यहाँ पर दे रखी है, कितने कितने रन बनाए थे
कि ए टीम ने कितने, बी टीम ने कितने रन बनाए थे। ये डाटा आप लोगों को सभी को बनाना है, ये मध्य चिन्ह वाला ऊपर वाले में भी बना लेना है। ठीक है बेटा। इसके बाद अब आप लोगों को ग्राफ तैयार करना है। कितनी गेंदों का ग्राफ तैयार करना है बेटा? 1 से लेकर 60 गेंदों का ग्राफ तैयार करना है। तो डायरेक्ट एक एक करके बनाऊंगा तो बहुत बड़ा डेटा बन जाएगा। तो इसको हम वापस से क्या करेंगे बेटा? हम इन्हें जीरो, यहां पर हमारे पास बेटा 1 हो जाए, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.5 से स्टार्ट कर दिया है हमने ग्राफ। यहाँ पर आएगा कहीं 0.5, यहाँ 0.5, यहाँ 6.5 हुआ, फिर 12.5 हो गया, फिर यहाँ 18.5 हुआ, फिर 24.5। जो भी हमने अभी डेटा तैयार किया है ये वाला बना लिया है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इन डाटाज को, जो हमारे पास में गेंदों की संख्या थी इसके अकॉर्डिंग हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ये मध्य चिन्हों को भी वहां पर डिनोट कर देना है। दोनों के बीच का जो चिन्ह है, यहाँ पर दोनों के बीच का चिन्ह यहाँ पर रख लिया, इसको ये हो गया। ये मध्य चिन्ह मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सभी के मध्य चिन्हों का डेटा हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है बेटा। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, टीम ए से स्टार्टिंग कर लेते हैं। 2, 1 और 8 ये वाला डेटा हम टीम ए के लिए फिक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले उसने 2 रन बनाए थे, फिर जैसे ही यहां तक आए तो उसने 1 रन बनाया, फिर अगले मिड पॉइंट पे आए तो उसने 8 रन बना लिए बेटा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे आगे आगे चलते जाएंगे, उसने वापस देखा तो 9 रन बनाए हैं, फिर उसके बाद में उसने 4 रन बनाए हैं, फिर 5 रन बनाए हैं। ये नीचे एक साथ लिखा जाएगा नहीं, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो एक साथ देख रहा हूँ बेटा डाटा में। 21.5 पे 9 है, फिर हमारे पास 27.5 पर 4 है, फिर 33.5 पर 5 आ गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट डेटा बेटा ये रहा 9 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास जो डेटा आएगा ये 4 का आ गया, और उसके बाद में 5 का डेटा आ गया। जो मिड पॉइंट है बेटा ये मध्य चिन्ह है, इन्हीं के ऊपर बनाया जा रहा है डेटा, सारा डेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला डेटा देखोगे, ये वाला डेटा एक यहाँ पे आ जाएगा, 6 रन बनाएगा नेक्स्ट में, और उसके बाद में जब नेक्स्ट देखेगा तो 10 रन बना देगा। एंड नेक्स्ट में हमारे पास में यहाँ कितना डेटा आ रहा है बेटा? 6 रन आ रहा है, और लास्ट में जाते जाते उसने लास्ट ओवर के अंदर केवल 2 रन बनाए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारा का सारा डेटा मैंने एक ग्राफ पर यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब इन लाइनों को क्या करना है बेटा, यहाँ से हमें इधर जाते हुए पहले एक पॉइंट यहाँ भी बना देना है, उनको मिलाते हुए सीधी रेखाओं से मिलाते हुए ग्राफ रेडी कर लेने हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने टीम ए के लिए ग्राफ बनाया है, वैसे ही आप लोगों को टीम बी के लिए रेडी कर लेना है, और ये ही आप लोगों का डाटा कंप्लीट हो जाता है। यही बोला था कि इन ग्राफों को एक ही उस पर निरूपित कीजिए, तो हमने निरूपित कर दिया है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास में जो क्वेश्चन मैं बता रहा था रेंज वाला, तो रेंज की डेफिनेशन और देख लेते हैं। तो रेंज की क्या डेफिनेशन है बेटा? रेंज यानी कि परिसर बोलते हैं हिंदी में, किसी डेटा के सर्वाधिक और न्यूनतम मान के बीच के अंतर को परिसर यानी कि रेंज कहा जाता है। बेटा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच के अंतर को, डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। फॉर्मूला देख सकते हो, रेंज बराबर मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये काम करना है। इसके बाद हमारे पास उदाहरण ले लेते हैं बेटा इसके लिए। मान लीजिए हमारे पास 5 विद्यार्थियों के अंक हैं कि 5 विद्यार्थियों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए। एक ने 45 किए, दूसरे ने 60 है, फिर 75, 80 और 90। ये वाला डेटा दे रखा है। तो यहाँ पर मिनिमम की बात करें तो 45 है, और मैक्सिमम की बात करें तो बेटा 90 है। तो वही चीज लिख दी। अधिकतम मान कितना है बेटा? अधिकतम अंक 90 है, मिनिमम 45 है। तो इसलिए जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 90 माइनस 45। तो इनको घटाने पर कितना आंसर आया बेटा? 45। इस प्रकार डेटा का जो परिसर है, जो रेंज है, वो कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह हमने आज पूरे स्टेटिस्टिक्स चैप्टर को एक ही वीडियो में समझ लिया है। डाटा से लेकर फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल्स, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स तक। अब आपको किसी भी क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हमने स्टेटिस्टिक्स की पूरी जानकारी को पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारी मैथ बूस्टिंग सीरीज फॉर क्लास 9 चल रही थी और इस चैप्टर की तरह बाकी चैप्टरों को भी हम और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इससे पहले 2 चैप्टर्स ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, उनको भी जाके देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैथ बनेगी और भी आसान सिर्फ स्टडी फील्ड 360 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।